नमस्कार, कैरेबिन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 परमाणु। कल हम लोगों ने लास्ट टॉपिक बोर का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, उसका दोष हो गया ना। आगे है नाभिक के आकार का आकलन। अरे यार, नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन या तो निकटतम पहुंच दूरी, निकटतम पहुंच दूरी का व्यंजक। नाभिक के आकार का आकलन या तो निकटतम पहुंच दूरी का व्यंजक। समझना आप ध्यान से। निकटतम पहुंच दूरी साफ साफ चल रहे हैं, पता। निकटतम मतलब एकदम करीब, पास। तो वह न्यूनतम दूरी कहां से? नाभिक से। नाभिक से वह न्यूनतम दूरी या वह कम से कम दूरी जहां तक अल्फा कण पहुंच सकता है। समझ में आया? नाभिक से वह कम से कम दूरी जहां तक क्या हो, अल्फा कण पहुंच पाए। जैसे अभी परमाणु का आकार पता नहीं है कि कितना है, परमाणु का आकार पता है, नाभिक पता है, ये है नाभिक हमारा, क्योंकि नाभिक सेंटर में रहेगा ना, केंद्र में। जितना त्रिज्या बन जाएगा हम लोग परमाणु बना देंगे। ये हो गया क्या चीज? नाभिक। तो वह कम से कम दूरी जहां तक अल्फा कण क्या हो, पहुंच पाए। कहां से? नाभिक से। नाभिक से अल्फा कण दूरी तय करेगा, नाभिक से अल्फा कण दूरी तय करेगा। जहां तक पहुंच पाएगा वही क्या होगा, हमारी निकटतम पहुंच दूरी। मान लो यहां तक दूरी तय किया तो यही क्या होगा, निकटतम पहुंच दूरी। निकटतम पहुंच दूरी यानी कि एकदम करीब तक पहुंचने की दूरी। आया? कौन पहुंचेगा? अल्फा का। समझ में आया? नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जहां तक अल्फा कण पहुंच पाए। समझ में आया थ्योरी? नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जहां तक अल्फा कण क्या हो, पहुंच सके, उसे क्या कहेंगे? निकटतम पहुंच दूरी। अब जितना दूरी तय करेगा उसी के आकार में क्या बनेगा? परमाणु। तो क्या हो जाएगा? उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? नाभिक के आकार का आकलन। समझ में आया? अब यहां पर ध्यान समझना। जब एक परमाणु इसको ऐसे समझो, ये हो गया कोई परमाणु। इस परमाणु पर हम अल्फा कण डालेंगे। जब किसी परमाणु पर अल्फा कण डाला जाता है तो परमाणु से विभिन्न श्रेणियों में जो ये अल्फा कण है वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? बिखरेगा, यानी कि प्रकीर्णित होगा। समझ में आया? जब किसी परमाणु पर क्या करें? अल्फा कण डालेंगे तो वो अल्फा कण क्या होगा? विभिन्न श्रेणियों में प्रकीर्णित हो जाएगा। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के निकट पहुंचेगा, क्योंकि परमाणु से डालना स्टार्ट करोगे, नाभिक तो सेंटर में रहता है ना। ये हो गया परमाणु, यहां से हमने क्या डाला? अल्फा कण। तो विभिन्न श्रेणियों में बिखरेगा, प्रकीर्णित होगा। तो कहां तक पहुंचेगा? नाभिक तक। जैसे जैसे नाभिक के करीब जाते जाएगा जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। समझ में आया थ्योरी? क्लियर हुआ? दोनों चीज समझ में आ गया? सबसे पहले जब किसी परमाणु पर क्या करते हैं? अल्फा कण डालते हैं। जब किसी परमाणु पर अल्फा कण डाला जाता है, जब किसी परमाणु पर क्या करते हैं? अल्फा कण डालते हैं, तो क्या होगा? परमाणु से जो अल्फा कण है विभिन्न श्रेणियों में क्या होगा? प्रकीर्णित होगा। और प्रकीर्णित होने के बाद जैसे जैसे ये नाभिक के नजदीक जाते जाएगा, जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो किसमें बदलती जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। अभी गति कर रहा है, यहां से नाभिक के करीब पहुंचा, तो जैसे जैसे नाभिक के करीब में पहुंचेगा ये क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। एक बार शुरुआत से थ्योरी देखो। पहले क्या जाने? निकटतम पहुंच दूरी।
तो नाभिक से वह कम से कम दूरी या नाभिक से वह न्यूनतम दूरी जहां तक अल्फा कण क्या हो सके पहुंच सके, उसको हमने क्या कहा, निकटतम पहुंच दूरी। उसके बाद इसका थ्योरी क्या बनेगा, जब किसी परमाणु पर क्या करते हैं, जब किसी परमाणु पर अल्फा कण डाला जाता है तो परमाणु से विभिन्न श्रेणियों में क्या होगा, अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाएगा। जैसे जैसे नाभिक के निकट पहुंचेगा, करीब पहुंचेगा, तो इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? थ्योरी लिख लोगे आप। देखो हम मान लेते हैं, माना दूरी तय करेगा ना यहां तक, तो इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, आर नॉट। माना अल्फा कण द्वारा तय की गई दूरी क्या है, आर नॉट। माना थ्योरी लिख लेना अभी जो बताया उसको, अल्फा कण द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तय की गई दूरी क्या माने, आर नॉट। आया? अल्फा कण द्वारा तय की गई दूरी मतलब अल्फा कण की निकटतम पहुंच दूरी क्या होगी, आर नॉट। अब भी बताया गतिज ऊर्जा किस में बदल चुका है, स्थितिज ऊर्जा में, तो स्थितिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा इसमें इंक निकाले, बताओ स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा, U बराबर क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R था ना, तो यहां पर Q की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन बटे में R की जगह R नॉट होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या पता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बताओ ना, Z मान दो। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर देंगे, Z मान लेंगे। समझ में आया? ठीक, क्लियर? यहां से अब थोड़ा सा सॉल्व करो। ये हो गया हमारा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या होगा, Z E का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय R नॉट, Z E का स्क्वायर बटे R नॉट। यहां पर मैंने थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक कर दिया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, थ्योरी लिखना है तो लिख लेना। माना क्या लिखोगे, अल्फा कण का द्रव्यमान क्या मानेंगे, m, तथा आवेश क्या है, +2 इलेक्ट्रॉन है, वेग v है। बस इतना चीज नया जोड़ लेना। ठीक, अल्फा कण का द्रव्यमान बता दोगे, अल्फा कण की आवेश बता दोगे, साथ में उसका वेग बता देना है। ठीक, कौन से उसका द्रव्यमान क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान क्या है, m, उस पर कौन सा आवेश है, +2 इलेक्ट्रॉन आवेश है, जो कौन से वेग से गति कर रहा है, v वेग से। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, 2 आएगा ना, तो क्या बन जाएगा, 2ZE का स्क्वायर होगा, 2ZE का स्क्वायर। ये समझ में आया ना क्यों हुआ? अब देखो, ये हमने जाना जब अल्फा कण को परमाणु पर डाले तो प्रकीर्णित हुआ, लेकिन जैसे जैसे नाभिक के करीब पहुंचा तो वो किस में बदल गया, जो गतिज ऊर्जा है किस में बदला, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन प्रारंभ में कौन सा ऊर्जा था, गतिज ऊर्जा। प्रारंभ में क्या था, गतिज ऊर्जा। ये क्या निकाले हो, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है ना, तो U बराबर क्या कर सकते हैं, K क्या है, गतिज ऊर्जा। तो अब स्थितिज ऊर्जा की जगह गतिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R नॉट। हमें क्या चीज निकालना है, निकटतम पहुंच दूरी। और निकटतम पहुंच दूरी क्या माने हो, या तो लिख लेना, माना निकटतम पहुंच दूरी R नॉट है, तो R नॉट का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के आएगा। के बराबर 1/2 mv स्क्वायर नहीं रखना, इतना तक निकाल देना काफी है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं आएगा। आर नॉट का सीधा वैल्यू याद कर लेना, 4.6 इंटू 10 की पावर -14 मीटर, इसको याद कर लेना सीधा, क्योंकि यहां पर पूरा वैल्यू पुट करोगे 1/4 का, के का, ई का, जेड का, तो कैलकुलेशन बस होगा, नंबर मिलना कुछ नहीं है, सीधा वैल्यू याद करोगे। समझ में आया? देखो बोर का परमाणु मॉडल, सबसे पहले कौन सा आया था? महर्षि कणाद परमाणु के बारे में बताए, उसके बाद डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, उसी को हमने क्या कहा? परमाणु। उसके बाद कौन आए? थॉमसन ने तरबूज का आकार दिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन बताया, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ कमियां निकली। अब रदरफोर्ड के बाद आएंगे नील्स बोर। देखो मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं, जैसे जैसे वैज्ञानिक आते जाएंगे अपना अपना मत देंगे कि इस प्रकार से होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमियां खामियां होगी ही। उसी कमियों को दूर करने के लिए फिर दूसरा वैज्ञानिक आएंगे, लेकिन एकदम 100% वो भी प्रूव नहीं कर पाएंगे हर एक चीज को, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होगी। जैसे अब आएगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ये वैज्ञानिक अपना मत देंगे, किसकी कमी को पूरा करेंगे? रदरफोर्ड की। लेकिन ये भी 100% फिक्स थोड़ी ना होगा, इसमें भी कुछ कमी पाई जाएगी। इसकी कमी को दूर करने के लिए फिर वैज्ञानिक आएंगे, अभी तक खोज वैसे भी जारी है ना। समझते हैं बोर का परमाणु मॉडल। देखो 1911 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल दिया, इसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। समझ में आया? ऊपर में कोई समझाने वाली बात नहीं है। रदरफोर्ड के बाद रदरफोर्ड में जो कमियों था, उस कमियों को दूर करने के लिए क्या किए? बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, सन बस बता दिए 1911। कौन से सिद्धांत के आधार पर किए? क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। यहां तक क्लियर? अब देखो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किए हैं व्याख्या, तो क्वांटम सिद्धांत का इसमें कुछ ना कुछ प्रयोग रहना चाहिए, अभी होगा उपयोग। बोर की पहली, देखो इस क्वेश्चन को अलग अलग भी पूछते हैं, एक साथ भी पूछते हैं ना। अगर एक साथ पूछ रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, तो पूरा डिटेल तीनों परिकल्पनाओं को समझाओगे, जो लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। और सिर्फ एक बस आ रहा है, बोर की पहली परिकल्पना लिखिए, तो 3 नंबर में या 1-2 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन इतना बस बताओगे। वैसे द्वितीय परिकल्पना बोलेगा तो सिर्फ द्वितीय बताओगे, तृतीय बोलेगा तो तृतीय बताओगे। समझ में आया? ऐसा मत करना कि पूरे का पूरा छापते बैठ रहे हो और है 2 नंबर का। ठीक, समझते हैं हम पहली परिकल्पना। यहां तक तो हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, सभी कक्षाओं में ये बताया गया है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूमते, सिर्फ कुछ ही कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। समझ में आया? अभी तक हमने जितना भी थ्योरी पढ़ रखा है उसमें क्या जाने हैं? जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, घूमता है। लेकिन बोर ने अपना मत क्या दिया? इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूमेंगे, सिर्फ कुछ ही विशिष्ट कक्षाओं में घूमेंगे जिनकी ऊर्जा क्या होगी? निश्चित होगी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। इन्हें स्थायी कक्षा कहे। इन्हें क्या कहे? स्थायी कक्षा। समझ में आया? देखो जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है कहां पर घूम रहा है? कौन से कक्षा में? स्थायी कक्षा में घूम रहा है। तो स्थायी कक्षा में जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय उत्सर्जित नहीं करता। क्या नहीं करता? चुंबकीय विद्युत चुंबक उत्सर्जित, सॉरी क्या कर बोल दिया, 1 मिनट। इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां तक तो ठीक है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता। यहां ऊर्जा ना, ऊर्जा लिख लेना, छूट गया है गलती से। समझ में आया? देखो स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या उत्सर्जित नहीं करता? ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। लेकिन हम जानते हैं बोर के परमाणु मॉडल में भी सीखे हैं ना
जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो हमेशा क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या किया था, उत्सर्जित किया था। उत्सर्जित करने के कारण उसका द्रव्यमान क्या हुआ था, गया सब पानी में, मिट्टी में। कल इतना समझाया, क्या समझे? जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करते हैं, तो उनकी ऊर्जा घट जाती है। एक स्थिति ऐसे आता है कि पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो वो क्या होता है, सर्पिलाकार पथ में घूमते हुए नाभिक में हो गया। चलो समझो, यहां तक क्लियर। स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन ये तो गलत है, ऊर्जा उत्सर्जित करना चाहिए, जो क्या है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के विपरीत है। बता भी दिए, समझ में आ गया। देखो एक बार इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में गति नहीं करते, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, निश्चित। इन्हें स्थायी कक्षा कहे। अब स्थायी कक्षा में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन ये तो विपरीत है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के विपरीत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में हमने क्या जाना, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या करना चाहिए, ऊर्जा उत्सर्जित करना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, तो ये विपरीत हुआ ना। अतः प्रत्येक परमाणु की निश्चित स्थायी कक्षा या अवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। समझ में आ गया? ठीक, अब देखो दूसरा, द्वितीय परिकल्पना। द्वितीय परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन कुछ ही विशिष्ट कक्षाओं में घूम रहे हैं, तो कुछ विशिष्ट कक्षाओं में घूमेंगे, लेकिन उन कक्षाओं में घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को किससे दर्शाते हो, कोई बात नहीं, एल से। कोणीय संवेग मतलब एल, कोणीय संवेग को किससे दर्शाते हैं, एल से। जो कोणीय संवेग है h/2 का पूर्ण गुणज, h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज। देखो इस परिकल्पना के अनुसार, सब में वही लिखेंगे ना, इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, उन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते हैं, उन्हीं कक्षाओं में, हाँ उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, क्या हो, जिसके लिए कोणीय, सीधा एल कर रहा हूं, कोणीय संवेग एल क्या हो, h/2 का, कहां से देख रहा है, समझ में है ना, h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज। देखो एल हो गया, एल मतलब कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिनके लिए कोणीय संवेग h/2 का क्या हो, पूर्ण गुणज। समझ में आया? अब देखो कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, mv, ये बोल दो ना, हम लोग कुछ पढ़ते नहीं है, पूरे एक एक चीज पढ़ा दो, mv/r, mv/r। अब देखो यहां पर हमें अभी पता नहीं है संख्या कितनी है, तो इसको मान लेते हैं n, nh/2 nh/2 m है द्रव्यमान, v मतलब वेग, r मतलब त्रिज्या, n मतलब, इसको भी बताओ, इसको भी बताओ, हम नहीं जानते, लिखने के बाद पता चल गया रे पता। मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4, ये पता है ना, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, ये आते जाएगा। h क्या है, प्लांक न्यूटन 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, समझ में आया? अच्छा, इसी को हम क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। ये क्या है, क्वांटम प्रतिबंध, क्या होगा, क्वांटम प्रतिबंध। क्लियर हुआ पहले वाला? हाँ ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, सिर्फ वही कक्षा में घूमता है जिनके लिए कोणीय संवेग क्या हो, h/2 का पूर्ण गुणज रहे। यहां तक क्लियर? अब बचा तीसरा परिकल्पना, समझते हैं तृतीय परिकल्पना, बोर की तृतीय परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते समय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करते। ठीक, तीसरी परिकल्पना ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते समय ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते और ऊर्जा अवशोषण भी नहीं करते। ये चीज समझ में आया? कब? जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति। देखो, इलेक्ट्रॉन गति करते समय ऊर्जा का ना तो अवशोषण करेगा और ना ही उत्सर्जन। ये तृतीय परिकल्पना ने बताया। उसे क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा। यहां समझ में आया? लेकिन ऐसा तो नहीं है, उत्सर्जित होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होता है, बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कब करेगा, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। संक्रमण मतलब कूदना, बताया था ना, ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना। ठीक, तो इसके अनुसार क्या जाने, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उस समय करते हैं जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करते हैं, संक्रमण। समझ में आया? सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति समय इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करते समय ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करेगा। तो उत्सर्जन कब करेगा, जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है। क्लियर हुआ? ये था तृतीय परिकल्पना। संक्रमण करते समय एक फोटोन उत्सर्जित होता है। संक्रमण करते समय एक फोटोन उत्सर्जित होता है। क्लियर हुआ? अब यहां पर समझो, अगर फोटोन की ऊर्जा हम मान ले, फोटोन की ऊर्जा क्या माने हम, ये भी याद नहीं है, कोई बात नहीं, एच नो। फोटोन की ऊर्जा क्या है, एच नो। प्रारंभिक अवस्था हम मान लेते हैं ई आई, इनिशियल इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी प्रारंभिक ऊर्जा। अंतिम ऊर्जा को हम मान लेते हैं ई एफ, फाइनल एनर्जी। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, एफ का मतलब फाइनल। समझ में आया? क्या लिखेंगे, यदि फोटोन की ऊर्जा क्या है, इतना धूंगा ना, सब समझ में आएगा। यदि फोटोन की ऊर्जा क्या है, एच नो, प्रारंभिक ई आई, और अंतिम ऊर्जा अवस्था क्या है, ई एफ, तो इसके अंतर के बराबर होगा कौन, फोटोन की ऊर्जा। जो फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। लिख लोगे? ये क्या है, फोटोन की ऊर्जा। ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था। ये क्या है, अंतिम अवस्था। तो किसी फोटोन की ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। लिख लेंगे? तो अगर यहां से मैं नू का मान निकालूं, नू मतलब आवृत्ति, बच गए रे, ई आई माइनस ई एफ होगा क्या, डिवाइड में क्या आएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे ना, तो क्या बचेगा नीचे में, एच। समझ में आया? इसे आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं, आवृत्ति प्रतिबंध, इसे आवृत्ति प्रतिबंध भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तीनों परिकल्पना समझ में आया और ये भी समझ में आ गया। ओके, चलिए बाकी क्लास अपन आज करेंगे।